तो डॉक्टर नसीर अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले वेलकम ऑन माय शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जी, डॉक्टर नसीर आपकी तो बहुत गहरी नज़र है इमरान खान की मूवमेंट पे क्योंकि आप उसके कायल भी हैं। जो भी शख्स इज़्ज़त कायल है और थोड़ा समझदार है, गौर व फ़िक्र करता है, वो इसके साथ बहुत फ़ोकस के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा आपने बहुत सी इसमें नाउ और नेवर के हवाले से अपने तौर पे बहुत जुस्तजू की कर रहे हैं और कोशिश और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। आप इस वक़्त उसको इस इन हालात को कैसे देखते हैं कि इमरान खान की जो पहले हम इमरान खान से बात शुरू करेंगे, फिर पाकिस्तान पे जाएँगे, गो कि वो साथ-साथ चलती हैं। इमरान खान की बिनाई की भी न्यूज़ आई कि 85% उनकी बिनाई एक आँख की ज़ाया हो गई है। और उसके अलावा उसके साथ-साथ उनका इलाज उनके पर्सनल डॉक्टर्स को उन उन तक एक्सेस भी नहीं है, इलाज तो दूर की बात उनकी चॉइस का। उनकी फैमिली की मीटिंग्स बंद हैं, उनके वुकला की मीटिंग्स बंद हैं, उनके पार्टी मेंबर्स की मीटिंग्स बंद है और ये 6 मंथ्स हो गए हैं इसको देखते-देखते। इतनी क्रिटिकल सेहत के साथ उस जेल में कैसे रखा हुआ है? हमें मालूम हुआ कि उनको सलमान सफ़दर को भेजा गया एक एक मीटिंग या शायद 2 मीटिंग्स हुई हैं। मगर सलमान सफ़दर फिर एक थर्ड पर्सन है, एक वकील है, ठीक है जितना मर्ज़ी उन पर ट्रस्ट भी किया जाए मगर क्या मालूम फैमिली तो नहीं मिली, पर्सनल डॉक्टर्स तो नहीं मिले, पिम्स की रिपोर्ट्स जो आई हैं वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू आई हैं। तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में? और ये बहुत ही एक खतरनाक सी बात है कि ये फैमिली को एक्सेस नहीं देते और अगर अपने पर्सनल डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं देते, तो ये कितनी अलार्मिंग बात हो सकती है। इन हालात में पीटीआई के पास, पाकिस्तानियों के पास, इमरान खान की फैमिली के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं या आप इन हालात को कैसे देखते हैं? Thank you, Aruj, for giving me a chance to explain what is happening in Pakistan. असल में देखिए, मैं डॉक्टर नसर शाहिद एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ है। बेसिकली हम कोई जर्नलिस्ट नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जो डॉक्टर बन गया है और अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा है। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से जो गहरा है ना जी, वो हमें चैन नहीं लेने देता। और यही वजह थी कि नाउ और नेवर को हमने फाउंडर मैं बना उसका और हमने ये मूवमेंट चलाई। ये मूवमेंट असल में एक्शंस की मूवमेंट है, ये एनालिसिस की मूवमेंट नहीं है कि मैं अपनी राय दे दूं और फिर उसके बाद बैठ के कुढ़ता रहूं। बेसिकली हमारी नाउ और नेवर में और बाकी जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के लिए, उसमें यही एक्शन का फर्क है। देखें, पाकिस्तान के हालात के मुतालिक जब भी हम कोई बात करेंगे तो वो assumptions से निकलकर फैक्ट्स पे आ जाती है। अगर तो हम कहें कि चलें जी, ये हुकूमत बन गई है, इसके साथ कोई मुज़ाकरात हो जाएं, कोई बात हो जाए, तो ये बात हो सकता है शुरू में ठीक हो। इस जी, वक्त इन 3-4 सालों में चंद चीजें फैक्ट्स के तौर पर आए हैं। नंबर वन, इमरान खान को वो बाहर नहीं देखना चाहते और चूंकि इमरान खान से मिलना जो है वो उनके लिए खतरनाक हो रहा था, तो उन्होंने इमरान खान को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया पूरी दुनिया से। अब ये एक फैक्ट बन गया है, इसमें ना उन्होंने कोई रियायत करनी है, ना किसी किस्म की कोई बात सुनने के लिए वो तैयार है। बेसिकली वो कौन है, ये हमें जानना होगा। देखें, ये हमें समझना होगा कि वो कौन लोग हैं। ये एक तदार माफिया है, बैक्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट, और सामने फ्रंट मैन के तौर पर रखा हुआ है शहबाज शरीफ, जिसको आप शोबाज कह सकते हैं। यानी शोबाजी में जो मैक्सिमम चीज हो सकती है वो ये कर रहा है। अब जब ये फैक्ट के तौर पर सुना आ गया है, तो फिर हमारा अमल क्या होना चाहिए? नाउ और नेवर ने पहले दिन से इन चीजों को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद कहा कि जो पिछले 77 ईयर्स में मुख्तलिफ किस्म के मार्शल लॉज बिहाइंड द कर्टन या फ्रंट पे करते रहे हैं, ये सब उनका मजमुआ है। तो इन्होंने वो सारी चीजें जो इनकी बुक में होती हैं, प्रोटोकॉल बुक्स में होती हैं, वो सारी की सारी इस्तेमाल कर ली हैं। एक दो चीज ऐसी हैं जिनका अभी तक इनके पास इलाज नहीं। हुँ, उसमें एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस सूरत हाल को अच्छी तरह समझती है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड होकर पाकिस्तान चले जाएं, यानी यहां से बैठे हुए ना करें, पाकिस्तान चले जाएं बहुत बड़ी तादाद में, इसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये बात हमने कहनी शुरू की।
जाहिर बात है कि हर आदमी जो इन मुल्कों में रहता है वो एक ट्रांजैक्शनल सूरत हाल में होता है, बल्कि वो जितना सक्सेसफुल होता है उतना ज्यादा वो इसमें दलदल में फंसा हुआ होता है। तो उनको निकाल के, उनके कंफर्ट जोन से निकाल के पाकिस्तान ले जाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हमने ये मुसलसल बात रखी। जहां तक इस वक्त बात जहां पहुंची है कि इमरान खान से तो वो मिलने नहीं दे रहे, और इमरान खान के साथ वो जो है जैसे कहते हैं कि जितना जुल्म पॉसिबल हो सकता है वो कर रहे हैं। इस बात में हमें कंप्लेंट्स, जालिम को बुरा कहना, उनकी इन चीजों पर डिटेल्स में डिस्कस करना, इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है। दुनिया इस वक्त जो है वो जो हमें बज़ाहिर सामने नजर आते हैं, जैसे ट्रंप है या नेतन्याहू है या और यूरोप के मुल्क हैं, जो सामने हमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं, दे आर नॉट रनिंग द वर्ल्ड। उनके पीछे बहुत सारी फोर्सेस हैं जिनके अपने मफादात हैं। वो फोर्सेस, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो पूरी दुनिया को चला रही हैं। तो देखिए, आपका मुकाबला सिर्फ आसिम मुनीर या और इस तरह का फ्रंट पे जो बंदा बैठा हुआ है उससे नहीं है। आपका मुकाबला प्रैक्टिकली सारी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट से। तो इसलिए इसमें आपके पास जहां ये कि मुकाबला बड़ा सख्त है, और हम ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी अवाम, चाहे वो मुल्क से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो आपने पूछा ना कि क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उन्हें करना है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड जो है ये आमतौर पे लोगों को समझ नहीं आता, और मैं उनको कहता हूं कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि एक जैसे ख्याल करने वाले लोग एक दूसरे को जानते हों, उनका आपस में कम्युनिकेशन हो, और एक स्ट्रेटजी के तौर पर वो डायलॉग में मुसलसल लगे हुए हो। ये वाला काम जब तक पाकिस्तानी नहीं करते उस वक्त तक इन मसलों का कोई हल नहीं है। बाकी हम अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर सकते हैं, इन बातों में उनके जुल्म को बढ़ा चढ़ाकर बात कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों के जुल्मों के खिलाफ कंप्लेन करने का एक्चुअली नुकसान होता है, और वो नुकसान ये होता है कि जो लोग थोड़ी बहुत हिम्मत करने वाले हैं वो भी, उनका मोरल कम हो जाता है। हमें उनके जुल्म की बजाय उनकी बुजदिली, उनकी नाशाइस्तगी, उन चीजों का ज्यादा जिक्र करना चाहिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि ऑर्गेनाइज। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशनल जब लेवल होता है तो सबकी नजरें पीटीआई की लीडरशिप की तरफ चली जाती हैं। भाई, पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त यूं समझ लीजिए कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है। बेसिकली जो बड़े सारे नाम हैं उनकी बजाय हर वो बंदा जो पाकिस्तान के और इमरान खान के हक में है उसको अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, और अगर वो 5 आदमियों को कनेक्ट कर सकता है तो 5 आदमियों को कनेक्ट कर ले, और उस डायलॉग के लिए देखे कि वो क्या कर सकता है, अपने लिए एक्शंस को डिफाइन कर ले, और इससे हिम्मत ना हारे कि इतनी बड़ी ताकत से मैं अकेला क्या लड़ सकता हूं। तो इसको मैं कहता हूं माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो वर्क। तो मेरा ख्याल है कि जिस चीज की कमी है वो इस माइक्रो वर्क की कमी। अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह बयान किया। यहाँ पे बेशक एक तो इस चीज़ की कमी है कि ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है। क्या आप 2-3 सवाल आपसे हम पूछूँगी। क्या आपको ये भी लगता है कि ऑर्गेनाइज़्ड होने के अलावा आपको शऊर की भी, इस एहसास की भी कमी है, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो पिछले 77 सालों में जो भी हालात रहे, जिस तरह भी मैनेज करते रहे, चाहे ब्रेन वॉशिंग से, चाहे किसी और तरह से, जबर से, जो पहले मीडिया उस तरह से आपको नहीं बता सकता था, जबर तो जारी था। ये इसने इम्यून कर दिया है, यानी पाकिस्तानी कौम मुस्तकिल जबर सहकर और अब्यूज़ सहकर, जैसे अब्यूज़ से इंसान इम्यून हो जाता है। हम डोमेस्टिक अगर उसमें लाइफ में भी लें तो शुरू में थोड़ी मज़ाहमत होती है, फिर बढ़ता जाता है अब्यूज़, और उसके बाद इंसान उसका इम्यून भी होता जाता है, और फिर एक बीमारी और एक बिल्कुल एक खतरनाक उसमें चला जाता है। तो पाकिस्तान को अगर हम इस नज़र से देखें तो पाकिस्तान किस स्टेज पर है, और क्या ये वाक़ई उस पे लागू होता है कि इम्यून हो चुके हैं ऑर्गेनाइज़ होने के अलावा? इतना शऊर भी है कि इसका क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो आपने बात की ये बड़ी अहम थी
कि तनकीद करने का एज़ सच फ़ायदा नहीं है। तनकीद करने के लिए चलिए मीडिया में चंद एक चेहरे हों, वो बयान कर दें क्या मामला चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ी-सी वाज़ेह करने के लिए तनकीद कर दी। अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, उनमें सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों, एक-एक व्हाट्सएप ग्रुप में तकरीबन बल्कि हज़ारों से ज़्यादा हैं और वो सारा दिन सिर्फ़ वीडियोज़ शेयर करते हैं, देखो इसने क्या कर दिया, देखो। मैं डे 1 से वैसे उसके बारे में यही कहती हूँ कि ये दुःख-सुख रो रहे हैं हम। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है जब हम व्हाट्सएप में बैठ के एक-दूसरे को ये बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। फिर हमारे यहाँ जैसे एक सेलिब्रेशन स्क्वायर है, उसके ऊपर बहुत से बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत से सेलिब्रेशनल कल्चरल इवेंट्स होते हैं। उसी जगह पे जाके आप एक प्रोटेस्ट करते हैं, आप एक जगह बुक करते हैं और आपने प्रोटेस्ट की, अपनी तस्वीरें बनाई, आपने लगाई, चलिए ठीक है, कुछ ना होने से बेहतर है। मगर उसका भी वही बात है कि हमने जो नारे लगाते हैं, हम जो बातें करते हैं, वो दुःख-सुख रोना है। इसका हम अपनी कॉन्सुलेट के सामने करें या हम जाके कैनेडियन उसके पार्लियामेंट के सामने करें या अमेरिकन उसके सामने करें, व्हाइट हाउस के सामने या यूएन के सामने करें, तो शायद उसका कोई नोटिस लिया जाए। इसके अलावा और बहुत से, ये प्रोटेस्ट की सिर्फ बात कर रही हूँ। तो आपने ये बहुत अहम नुक्ता जिसको आपने कहा है कि इसका एज़ सच फ़ायदा नहीं है, मगर यही तो अ, आम है, यानी यही तो चल रहा है। चाहे छोटा ग्रुप बैठा है, चाहे डिनर्स पे बैठे हैं, इसके साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि उसमें ये बात करने के बाद ऐसे लगता है हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया और उसमें एक आध शख़्स ये बात भी करता है, ये तो चलो ये तो चलता ही रहता है, चलो अब खाना लगाओ। तो ये मतलब उसका कन्क्लूज़न निकलता है और बहुत से लोग मैंने पढ़े-लिखे देखे हैं यहाँ पे हमारे जो इस बात को समझते हैं, जो इमरान खान की उसको जो उनकी ताकतें हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान में बेहतरी लाने की कोशिश की है, उसके कायल हैं। मगर वो भी ये कहते हैं कि ये फ़र्क नहीं पड़ स कुछ नहीं हो सकता इसमें और ना ओ इन्होंने कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही चलता रहेगा और मतलब मैंने उनको इतना कैज़ुअली इस चीज़ को कंक्लूड करते देखा है। इस सारी सूरत-ए-हाल में वो पहले इम्यून वाला जो है वो ज़रूर बताइएगा कि क्या ये इम्यून हो चुकी है हमारी कौम? और क्या ये जो रवैया है ये बदल सकता है? खुद कोशिश से वन बाय वन बदलेगा या कोई और तरीका है इसके बदलने का? असल में देखिए, अमल यानी एक्शन करने वाला शख्स या ग्रुप और सिर्फ तबसरा या तज्जिया करने वाला ग्रुप, ये दोनों एक जैसे नहीं होते। आप जब खुद से कोशिश करते हैं, यानी मैंने शुरू में कहा नाउ और नेवर के प्लेटफॉर्म से कि भाई पाकिस्तान से बाहर जो मर्जी आप कर ले, हुँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन हमने रुकावट भी नहीं डाली, बल्कि हम खुद भी उन प्रोटेस्ट में शामिल हुँ, होते रहे। हुँ, लेकिन किसी कांग्रेसमैन के पास जाना, किसी पार्लियामेंटेरियन के पास जाना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना, आप यूनाइटेड नेशंस में जाना, किसी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से बात करना, इन चीजों का आउटकम के लिहाज से कोई फायदा नहीं है। ये अपने दिल को तसल्ली है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आउटकम सिर्फ वही है जो पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनिक मूवमेंट को चलाने की है। हुँ, ठीक है जी। ये फैक्ट्स जब तक हम बात ना इसको जैसे होता है ना, अंदर पूरी तरह उतार ना लें, उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। पहले इस बात को कर लें हुँ, कि पाकिस्तान से बाहर किसी काम का कोई फायदा नहीं है जब तक पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनिक मूवमेंट ना चले। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के, जैसे आपने कहा कि क्या वो लोग इम्यून हो चुके हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, चूंकि मैं अमलन काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर इनफ लोग हैं कि अगर वो इनफ लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं तो ये सिस्टम सारे का सारा उड़ जाएगा। देखें, हर आदमी सड़कों पे नहीं हुआ करता। चाहे दुनिया के जितने बड़े इनकलाब देखें, उनको ऑर्गेनाइज करने वाले कुछ सैकड़ों और हजारों की तादाद में होते हैं। क्या वो सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग इतने जज्बे वाले, समझ वाले मौजूद हैं? यस, वो मौजूद हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो छोटे छोटे पॉकेट्स में अलहदा अलहदा हैं और वो अपने आप को बेबस फील कर रहे हैं। उनको कोऑर्डिनेट करने वाला, उनको कनेक्ट करने वाला बंदा नहीं मिल रहा, कनेक्ट करने वाला ग्रुप नहीं मिल रहा। उस ग्रुप को सामने आने की जरूरत नहीं है, उसको बिहाइंड द कर्टन बैठ के कोऑर्डिनेट करना है। एक तो ये बात है जी जरूरी, जो हमें समझ लेनी चाहिए कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। इसमें सिर्फ चंद लोगों को आपस में कनेक्ट होना है और इसमें कोई डरने वरने की भी जरूरत नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना डर इन्होंने फैलाया है ना जी, उतना ये इस काबिल नहीं है। इनकी आंखों में आंखें डाल के अगर चार आदमी भी खड़े हो गए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे।
मसला यह है कि वो 4 आदमी कैसे हम कहां से लाएं, क्योंकि हर आदमी की तवज्जो सिर्फ पीटीआई की लीडरशिप की तरफ जाती है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है लीडरशिप में जो बंदा काम नहीं कर रहा उसको बुरा भला कहने की बजाय उसको आप अनडू कर दें, उसको इररेलेवेंट कर दें। ठीक है। तो ना तो पाकिस्तानी कौम इम्यून है, ना इनफ लोग मौजूद हैं। अब क्वेश्चन यह है कि जिन्होंने खड़े होना था उन नौजवानों का क्या हाल है। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूं जी। देखें, एक मजदूर ने तो नहीं खड़ा होना, एक नौजवान पढ़े लिखे आदमी ने खड़े होना है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पोरस हैं। दैट मीन्स हर वो जवान आदमी जिसने खड़े होना था वो पाकिस्तान से बाहर निकलने की फिक्र में। हमारा असल अलमिया ये नहीं है कि पाकिस्तान के मिनरल और मटेरियल रिसोर्सेज और डॉलर्स और रुपीस पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि जिन्होंने इसके खिलाफ खड़े होना था, ऑर्गेनाइज होना था, जो कैपेबल है, वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान छोड़ने के चक्कर में है। या तो वो चले गए हैं, 20 से 30 लाख लोग यंग प्रॉब्लम सॉल्वर पाकिस्तान छोड़ के गए हैं इन 4 सालों में। देखिए, ये कोई छोटी तादाद नहीं है। इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन में। दूसरी बात यह है कि जो नहीं गए और पाकिस्तान के अंदर हैं वो जाने के चक्कर में है। देखें, आप आज के दौर में हर हर चीज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। फर्ज कीजिए कि एक नौजवान आदमी जो इस सिस्टम से नाराज है और वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है। अब वो पाकिस्तान की किसी मूवमेंट में हिस्सा लेगा नहीं। या अपनी इमिग्रेशन के पेपर्स कहीं जमा करवाएगा, अपनी कोई जमीन बेचेगा, और वो उस प्रोसेस में उसके 2-3 साल लग जाएंगे। तो हमारे जो लोग पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट चलाने की सलाहियत रखते हैं और चाहते हैं चलाना, वो इस वक्त इस प्रोसेस में। तो सबसे बड़ा जो डिफेक्ट मैंने देखा है वो ये नहीं है कि लोग बुजदिल हैं। बात यह है कि वो लोग अब इस तरफ आ ही नहीं रहे। वो कहते हैं किसी तरह इस जहन्नुम से निकले। ये एक बात है। काश पाकिस्तान के गिर्द में एक दीवार बना देता और जितने ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस काबिल हैं उनको मैं पाकिस्तान लेके जाता और पाकिस्तान से किसी सलाहियत वाले बंदे को निकलने नहीं देता, तो मैं देखता कि कैसे ये जालिम लोग जो है जुल्म कर सकते। मैं मेरा यहां भी ख्याल है। लोग जो पाकिस्तान से बाहर है ना जी, उनसे मैं कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान में होते, आप जो सलाहियतों वाले हैं, क्या आप अपने ऊपर बिलावल और मरियम को बर्दाश्त कर लेते? हम्म, हम्म, क्या उन जर्नैलों को जिनकी एफए पास होती है तनख्वाह और हमारे टैक्सों पर चलने वाले होते हैं, उनके जुल्म को आप इस तरह बर्दाश्त कर लेते? किसी आईजी के, किसी थानेदार के? यकीनन आप खड़े होते। लेकिन अलमिया यह है कि अब आप बाहर आ गए और यहां अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और यहां से बैठ के आप जो मर्जी बातें कर लें। तो देखिए, अलमिया हमारा मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए इसका हल भी मल्टी डायमेंशनल होगा। ऑर्गेनाइज होना एक पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को बैठ के हर वो आदमी जो इस निजाम से तंग आया हुआ है उसको कनेक्ट करना, इसको मैं कहता हूं आर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एक रेडी वाला जिसकी रेडी को उठा के फेंक दिया गया है और उसको बेरोजगार कर दिया गया है, इज देयर समबडी टू गो एंड टॉक टू हिम हम्म, और उसको उस कनेक्शन में लेकर आए ताकि वो इसके खिलाफ खड़ा हो सके। एक वो बंदा मैंने सुना है पिछले दिनों लाहौर के बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको डीमोट किया गया है। क्या किसी ने जाके इन डिमोटेड ऑफिसर्स को, जाहिर है उन्होंने बात नहीं मानी होगी हुक्मरानों की, उनसे जाके सिर्फ बात करें, सिर्फ बात करें और उनको तसल्ली दें कि हम आपके साथ हैं। तो मेरा ख्याल ये कि जो इस वक्त नाराज लोग हैं उनको इकट्ठा करना, क्योंकि नाराजगी में पावर होती है, सिर्फ सपोर्टर्स में पावर नहीं होती, उनको इकट्ठा करना। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, इन सबको इकट्ठा करना ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर कुछ लोग सिर्फ इस काम पे लग जाए। मुझे डॉक्टर नसर, आपने ये जो पॉइंट्स बोले हैं, ऐसा लगता है कि इनको अगर डॉट्स कनेक्ट किए जाएं तो एक बहुत अच्छी आपने एक जो केस वो सामने बनाया है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा आपके इन पॉइंट्स के ऊपर जरा जरा सी रोशनी एक एक दो दो जुमलों से डालूंगी। आपने कहा कि ये जो जिन्होंने डर फैलाया हुआ है, जिनका डर फैला हुआ है, ये एक्चुअली ये इन्होंने डर फैलाया हुआ है, लेकिन इसको अगर समझा जाए तो ये इस डर को तोड़ा जा सकता है। इसकी मैं मिसाल यूँ 2 चीज़ों से देना चाहूँगी।
एक तो इसराइल के हवाले से कि इसराइल का एक डर बैठा हुआ था कि जितना मर्जी वो डिफीट हो उसको किसी भी जगह पे, लेकिन उसने जहां चाहना है वहां पे उसने लोगों को मार भी देना है, वहां डिस्ट्रक्शन भी करनी है। ये ईरान ने तोड़ा है ये डर, और ईरान ने ये इस वक्त ये साबित किया है कि ऐसा नहीं है कि वो उसको तबाह नहीं किया जा सकता या उसको नहीं तोड़ा जा सकता। वो कोई इतना बड़ी, हालांकि उसको बड़ी ताकत एक माना जाता रहा। और ईरान कौन है जिसने 47 इयर्स की सैंक्शंस के बाद निकला है। अब यहाँ आपका एक दूसरा पॉइंट जुड़ता है कि जो आपने कहा कि जब मैंने आपको ज्वाइन किया, मुझे याद है, तब आप एक 9th मई के बाद आप उस खौफ की जिक्र कर रहे थे, और बहुत सन्नाटा था पाकिस्तान में जब 9th मई के बाद इन्होंने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया फॉल्स, वो जो एक कहानी इन्होंने छेड़ी और खुद ही सब कुछ करके, और बेचारे नौजवानों को उन्होंने उनको मेरा ख्याल निशानदही की हुई थी, और 2 या 3 दिनों में इन्होंने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, जेलों में डाला, जो आज तक जेलों में पड़े हुए हैं। उस वक्त एक सन्नाटा था, लोग बात करते हुए भी डर रहे थे, और आपने यहाँ पे ये नाउ और नेवर के अंडर ये चलाई थी कि हमें वहां जाना होगा, हमें इस खौफ को तोड़ना होगा, हमें उन्हें बताना होगा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ बैठे हैं और आराम से अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, हमें कोई, यहाँ भी हमने स्ट्रगल किया और हम आराम से जी रहे हैं, अब हम यहाँ आए हैं, उस डर को अगर हम आ सकते हैं तो आप भी बाहर निकल सकते हैं। तो उस वक्त आपने, मुझे याद है कि अब यहाँ तीसरा पॉइंट भी जुड़ जाएगा कि आपने उस वक्त ये वहां पे एक सेमिनार हमने किया था, और ये जो आपने कहा कि जरूरी नहीं कि वो सामने आए, और जाहिर कि हम सब ने मिलके उसकी वो जो भी प्लानिंग की और सब कुछ किया। मुझे याद है कि वो 2 दिन जो उसकी कोऑर्डिनेशन थी वो मैंने यहाँ से की थी, और यानी कनाडा से बैठकर आप लोग वहां पे थे, इनके साथ सहाफियों और जो हमारे गेस्ट थे, जो सब लोग स्पीकर्स थे, और वो बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई थी यहाँ से बैठ के भी। तो ये एक पॉइंट और ऐड होता है कि कहीं भी कोई बैठा हो या पीछे बैठा हो, पहला काम आपने ये किया कि हमने करना क्या है, सेमिनार आपने किया चूज, और मुझे याद है कि उसके बाद और फिर हमने उसको कोऑर्डिनेट किया और कहीं भी बैठ के कर लिया, वो एक मतलब छोटी बात थी। वहां जाके उसको एग्जिबिट करना बड़ी बात थी। उसमें जिस जिस से मेरी बात हुई थी, जो गेस्ट थे, जो सहाफ़ी थे, जिन लोगों से बात हुई, वो सब इतने खुश हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा काम है आप लोग करेंगे, इतना खौफ है, वेरी गुड आप आ रहे हैं, हम आपको वेलकम करेंगे। तो ये लिटरली मतलब हमें खुद भी एहसास हुआ और वहाँ के लोगों को भी कि ये ऐसा किया जा सकता है, कोई ऐसा नहीं कि इस खौफ को लेके घरों में बंद हो जाए। तो ये हालाँकि छोटी-सी एक मिसाल है, लेकिन ये बड़े खौफनाक टाइम की मिसाल है जब इमरान खान गिरफ्तार हो गए थे, 9th मई का वाक़या गुज़र चुका था, अगर लोगों को याद हो। अच्छा, तीसरी जो बात है इसमें ईरान की, जो आपने नहीं, आपने एक बात की यहाँ पे कि जो इन्होंने सॉरी, ये उसके हवाले से था कि हाँ, जो लोग इस वक्त जुल्म का निशाना बनते हैं, या जो लोग जैसे अभी पुलिस वालों का आपने जिक्र किया, या इस तरह और बहुत से लोग हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना या उनके साथ कांटेक्ट करना या उनको इसमें शामिल करना, इस वक्त मुद्दे इतने ज्यादा हैं पाकिस्तान में, इतनी क्राइसिस हैं कि एक क्राइसिस को लेके एक पूरा इनकलाब बन सकता है। और ये मेरा ख्याल है गौरव, इसीलिए मैंने इम्यून होने की बात की थी कि अब एक क्राइसिस पे दूसरा आता चला गया, और इसके ऊपर कोई अवाम का जो एक कह लीजिए ऑर्गेनिक जो एक रवैया, एक गुस्सा है, वो बाहर नहीं आ रहा, वो ऊपर सह रहे हैं अपने। तो इसमें बहुत अहम एक दो पॉइंट्स है कि जब इन्होंने बहुत मुश्किल से, आप भी गए हुए थे उन दिनों में, आपने भी कैंपेन में भी हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल कर दी गई थी, जो इलेक्शन की कैंपेन थी उसमें, और भी नाउ और नेवर के लोग गए थे, और डोर टू डोर आप लोगों ने कैंपेन की, और वो इतना अच्छा मैं नहीं कहती सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ, जाहिर है कि सब लोगों ने बहुत इसमें काम किया, और वो टर्न आउट इतना जबरदस्त हुआ कि इतनी मुश्किलात सहने के बाद, पार्टी का आपके पास साइन नहीं था, कुछ नहीं था, अगर वो कर सकती है पाकिस्तानी कौम कि उस वक्त में उस इलेक्शन को मुमकिन बनाना, और फिर पीटीआई के लोगों को डिफरेंट आलू बैंगन तोरी के निशानों के ऊपर जितवा देना, तो इससे बेहतर और क्या काम, बहुत सोफिस्टिकेटेड काम था और बहुत खूबसूरती से किया, सोफिस्टिकेशन से किया। उसके बाद जो नालायकी हुई, यहाँ आप जो कहते हैं ना ऑर्गेनाइज होना, या उसकी समझबूझ के साथ उसको के फोकस क्या है हमारा, वो उसकी कमी आई कि आपने 45 फॉर्म अपना लिया,
और आपने ऐलान होने, जबकि आप देख रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना चाहिए था कि आपके इलेक्शन के साथ क्या करेंगे। आप घरों में आके बैठ गए और इंतजार करने लगे टीवी देखते हुए। जो इमरान खान हमेशा कहते थे टीवी नहीं देखते रहना, आप लोगों ने बाहर निकलना है। तो उसके बाद ना कोई आप लोगों ने अपने उस मेहनत का, जो इतने अरसे से आप लोगों ने मारें खाई, तकलीफें उठाई, उस दिन भी बहुत से हंगामे हुए, बहुत से लोगों को मारा पीटा गया। आपने अपना वोट का हक जो है वो इनसे मनवाया नहीं। छीनना नहीं था, आपने मनवाना था, और ये छीन के ले गए और आपने एक्सेप्ट कर लिया, और अब वो गवर्नमेंट कहला रही है। दूसरा, जब जजेस ने एक खुला लेटर लिखा था हाई कोर्ट के, आप हर उसको अकेला छोड़ देते हैं, अवाम की बात कर रही हूँ, आप उसको अकेला छोड़ देते हैं जो आवाज उठाता है। जब वो आवाज उठाता है तो उसका शिकार होता है, या कोई राइट पैथ पे होता है, वो उसका नुकसान उठाता है, आप उसको तन्हा छोड़ देते हैं, तुम लड़ो अपनी जंग। आज इमरान खान भी इसी तरह तन्हा जेल में बैठा हुआ है। तो ये जब तक ये कोऑर्डिनेशन या ये ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा कि जो भी सीधे रास्ते पे है उसका साथ तो देना है। इन जजेस का, जब जजेस ने लेटर लिखा था, अवाम को इनके पीछे लग जाना चाहिए था। ये तो एक फ्री हिट मिली थी अवाम को, खामोशी रही। आज वो बेचारे जजेस इधर उधर कहीं मुंतकिल कर दिए गए हैं। 2 साल इनको मिले थे, इन्होंने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। तो ये तो मुझे ऐसे लगा कि मैं उसको जरा सा आपके पॉइंट्स को बुन दूं कि ये कैसे आपका एक पूरा नक्शा पाकिस्तान का तैयार हो गया कि हम कहाँ पे कमजोर हैं, हम कहाँ पे क्या एक्शन नहीं लेते। अच्छा, अब अगर हम चलते हैं आगे, एक सवाल तो मैं अपने तौर पे पूछूंगी, फिर आप अपने तौर पे जो भी कहना चाहें। क्या ये जो मुजाहिरे या कह ले मज़ाहमत उसके बाहर नज़र आती है अडयाला के, कभी कम कभी ज़्यादा, बहनें तो मुस्तकिल है वहाँ पे। वो भी एक लंबा टॉपिक है, उस पर किए जा सकती है कि उनको तनहा छोड़ना। लेकिन चलिए, अब फिर एमएनएज और वो सब आए हैं, और मजाल है कि किसी के कान पे जूं भी रिंग जाए, अदालतों के हुक्म भी हैं, उनको भी पैरों में मसला जा रहा है, जैसे आइन को मसला गया। तो इस वक्त वहां का प्रेशर तो ऐसा उस तरह काम नहीं कर रहा। हो सकता है परमानेंट रखें तो कुछ करे। क्या ये प्रेशर सिर्फ वहीं रखना काफी है, या ये असल प्रेशर आपका सुप्रीम कोर्ट के सामने होना चाहिए? क्योंकि अगर सोचें कि अगर इमरान खान को आपने रिहा कराने के भी उधर नारे लगते हैं, इमरान खान, अब समझे आपने जेल तोड़ के इमरान खान को निकाली, क्या इमरान खान अपने मुकदमे अदालतों से क्लियर हुए बिना निकलने पे राजी हो जाएंगे? नहीं। उसके लिए तो आपको अदालतों को ही वज़न डालना पड़ेगा कि भाई अपना मुकदमात सुनो और उनके फैसले करो, और अवाम के सामने करो कि ये टीवी पे नशर हो जैसे मर्ज़ी हो। लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से जजेस की भी होनी चाहिए या अदलिया की होनी चाहिए। व्हाट डू यू सी कि ये कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, मज़ाहमत अगर होनी है, कहाँ बेहतर हो सकती है? देखिए, मज़ाहमत के लिए जो असल चीज चाहिए वो रावलपिंडी इस्लामाबाद से दूर है। बस जहन में रख लीजिए, प्रैक्टिकली आपने जो भी कुछ करना है रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो काम नहीं आएगा, जो मर्जी कर लें। इसलिए कि ये वो जगह हैं जिन्हें पिछले 77 सालों में इन्होंने बनाया है। मुझे याद है, इस्लामाबाद में हम पिंडी में एक होटल में ठहरे हुए थे। हम जहां कहीं भी नाश्ते के लिए भी 4 आदमी बैठते थे, हमें पता होता था कि कोई एजेंसियों वाले लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं। वहां हुँ, पर ये कुछ भी नहीं हो सकेगा। हुँ, हुँ, बेहतर तरीका है लाहौर, ओके। कोयटा, कराची, साउथ पंजाब के कुछ एरियाज, केपीके के कुछ एरियाज, हुँ, वहां पर डेरे लगाए जाएं, हुँ, वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाए। और केपीके में भी आप जो मुझ करेंगे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आप नॉन केपीके एरियाज में 10 आदमी भी बैठेंगे उसका फायदा होगा। एक तो ये बात है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ, दूसरी बात यह है कि वो लोग जो जिद्दोजहद करना चाहते हैं वो एक बात समझ लें कि सरेंडर करना ऑप्शन नहीं है। ये जो सरेंडर करने वाली आपकी एटीट्यूड हो जाता है ना जी, उसके बाद आप हाफ हार्टेड आवाज उठाते हैं। हुँ, आपको पता होना चाहिए कि 77 ईयर्स का जुल्म इकट्ठा होकर सामने खड़ा है, पूरी दुनिया उसकी बैक कर रही है। नाउ यू स्टार्ट व्हाट यू कैन डू। हुँ, तो सरेंडर करने का आइडिया छोड़ दें। सरेंडर किया नहीं तो पाकिस्तान फिर ऐसे नीचे की तरफ जाएगा और पाकिस्तान की इवन सालमियत भी खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए हमने इसका नाम नाउ और नेवर रखा है। देखिए, नाउ और नेवर का कॉन्सेप्ट यही है कि इस वक्त मैंने कुछ नहीं किया, मैं पैसिव रहा, तो पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है। हुँ, उसके बाद यह है कि कैसे ये सब कुछ होगा। देखिए, हुँ, बेसिकली यह है कि अल्लाह ने हमें पिछले 4 सालों में इतनी बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज दी हैं, मौके दिए हैं, हमने सब लूज किए हैं।
इसलिए कि हम अनऑर्गेनाइज थे। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि अब आने वाले वक्तों में हम ऑर्गेनाइज हों और जैसे ही कोई वाकया हो, यानी जब हुकूमत आके आपको कहती है कि अभी ठहर जाएं, ये बड़ा नाजुक मौका है, हम पीस कर रहे हैं, अभी हमारी इंडिया के साथ जंग हुई है, अभी हमारी अफगानिस्तान, असल में वही मौके होते हैं जब आपको खड़े होना होता है। हम्म, तो एक सिंपल सा मौका आप अगर तलाश करना चाहते हैं, जब हुकूमत आपके पास आके कहे हम्म, कि नहीं साहब अभी थोड़ा सा ठहर जाएं, इसके बाद आप कर लीजिएगा, तो एक्चुअली दैट इज द पॉइंट वेर यू शुड स्टैंड। और स्टैंड होने के लिए जगह जो है वो नॉन केपी के, नॉन इस्लामाबाद पिंडी है। ठीक है हम्म, जी, ये हो गया। उसकी वजह यह है कि वहां पर उनका बस नहीं है इतना। इवन लाहौर जो है उसको हमने अच्छी तरह स्टडी किया, बेहतरीन जगह है रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू करने की उन गलियों में। और 90% लोग, अब मैं यकीन से कह बताता हूं आपको, आप उन तस्वीरों पे ना जाए जो मीडिया में आपको पंजाब की गवर्नमेंट दिखाती है, जमीन पर 90% लोग तंग है। सिर्फ आपको एक दफा ऑर्गेनाइज होना है, 100 आदमी भी ऑर्गेनाइज हो जाएं, दे विल ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुगेदर। एक तो हम्म, ये बात है जी। दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है कि इतनी बड़ी जंग अगर आप करेंगे उसमें कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अब कुर्बानी किसने देनी है, ये सबसे बड़ा मसला है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। लेकिन मैं आपको यकीन बताता हूं, अगर 10-100 बंदे भी इस चीज पे तैयार हो जाएं कि वैसे भी हम कौन सा जिंदों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, अगर उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके धक्के खाने हैं और वहां भी समंदरों में गिरना है या अमेरिका में आके जो है गुलामी की जिंदगी गुजारनी है, इस वक्त पाकिस्तान के नौजवान को पाकिस्तान के अंदर मरने मारने के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, ईरान ने एक बात साबित की है, ये वो बात है जिसे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल हमें डराता है कि अगर हमने वेस्ट के खिलाफ बगावत की तो हम पे सैंक्शंस लग जाएंगी। हम्म, ईरान की कामयाबी की वजह उसकी सैंक्शंस है। यस, इसलिए कि उसके ईरान से जो बाहर डायस्पोरा ईरान का है वो शाह के जमाने का है। हम्म, जब से ये इनकलाब आया है उस वक्त से वहां का इंटेलिजेंट आदमी ईरान के अंदर ही रह रहा है। नतीजा ये है कि उन्होंने इनोवेशंस किए हैं, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, वो मरने मारने पे तैयार है। तो इस वक्त इसराइल का जो तलिस्म टूटा है वो एक्चुअली ईरान पर लगने वाली सैंक्शंस उसकी वजह है। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल ये कि हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ईरान ने दे दिया है। अगर आज पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लग जाएं और पाकिस्तान की आईएमएफ मदद करना बंद कर दे, तो मैं समझता हूं विद इन 5 इयर्स पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने आ जाएगा। हम्म, और पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाना, पाकिस्तान पे इस तरह की ज्यादती करना इतना आसान नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान 250 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी है, जिनके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, जिनके साथ ईरान, चाइना, टर्की, रशिया, ये सारे मुल्क उसके हक में मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तानियों को सिर्फ अपने ऊपर जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है और शोबाज गवर्नमेंट है उसको उठा के फेंकने की जरूरत है। और देखिए, उठा के फेंकने बगैर वो नहीं जाएंगे। नहीं, होगा ये, असल में ये होगा जब लोग सड़कों पे निकलेंगे, तो ये हर जगह पर जो सेन एलिमेंट्स हैं, और यकीनन पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सेन लोग मौजूद हैं। ऐसे नहीं है कि हर कोई खराब हो गए, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं लोगों के सड़कों पे निकलने का। वो फिर आके कहेंगे, वो अदालतों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि अदालतों के अंदर जो जजेस भी हैं, वो जो सेन जजेस हैं, वो अपने बाकी लोगों से, कुलीग से कहेंगे इनफ इज इनफ। और यहां से गेम एकदम चेंज होगी। तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो माइक्रो लेवल पे है, सरेंडर होने की बात को निकालना है कि चाहे हमें 100 साल लग जाए, हमने सरेंडर नहीं करना। और उसके बाद लोगों का सड़कों पे निकलना है, इन इंस्टीट्यूशंस में सेन एलिमेंट्स का अपने बॉसेस को खुद उठा के फेंकना है। ये है ABCD, जिस तरह चलेगा। अदालतों से एज सच इंसाफ को भूल जाएं, हम्म, प्लीज भूल जाएं कि जी हमें 10 पिटिशंस करेंगे तो शायद ये डोगर जो कोर्ट्स हैं और ये जो स्पाइनलेस जुडिशरी है वो शायद हमारे हक में फैसला करेगी। इनमें से कोई भी बंदा आपके हक में फैसला नहीं करेगा। सही कह रहे हैं आप। ये जो एक बात और आपने पीछे की थी, बस ये हम आखिरी पॉइंट पे जाते हैं अभी, कि जो नौजवान जो बाहर भाग रहे हैं और जो सोच रहे हैं बाहर, जो चले गए हैं बहुत से, इससे पहले भी जाते रहे हैं,
इस वक्त भी जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है, नहीं भी पढ़ा लिखा, वो अपनी रोजगार की तलाश में हालात से तंग आके बाहर भाग रहे हैं। ये जो आपने ईरान की मिसाल दी है, ईरान की जो भी आपने किसी के मुंह से भी कोई भी बात सुनी होगी, तो उन्होंने कहा था दिस इज आवर लैंड, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा मुल्क है, हम इसके दिफा के लिए, हम जो भी करें अपने सर्वाइवल के लिए, अपने कंट्री के डिफेंस के लिए करें, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो यही बात अगर पाकिस्तानी समझ लें और इस बात को एक बात को जो आपने कहा है कि नौजवान जा रहे हैं, इस वक्त हमारे पास एक खास एज जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, अराउंड कह लीजिए 16 से 30 तक की एज के जो लोग हैं, वो तकरीबन 60-65 के करीब परसेंट के करीब मौजूद है। और ये हो सकता है ये भी उस एजेंडा में, जैसे आपने कहा ये वो होता है, इसमें मुख्तलिफ शाखें होती हैं, हो सकता है ये भी उसका एक हिस्सा हो कि इनको यहाँ पे मुलाजमतें कम हो, इंडस्ट्री कम हो, और मतलब जो भी रोजगार के तरीके हैं वो सब कम होते चले जाएं, कि ये बाहर भागे, क्योंकि यही है जो मूवमेंट ला सकते हैं, यही है जो इसको इस पे मज़ाहमत कर सकते हैं। अगर ये अपनी अपनी उसमें पड़ जाएंगे सर्वाइवल में, इंडिविजुअल सर्वाइवल में, तो ये जो कलेक्टिव सर्वाइवल है, यानी जो पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है, उससे इनका फोकस हट जाएगा। और इसमें वेस्ट का भी, या जो भी इसके पीछे ताकते हैं, उनका भी फायदा है, और कंट्री के जो आपके करप्ट माफिया है, उनका भी इसमें ये फायदा है कि जो निकल सकते हैं वो निकल जाए, बाकी थोड़े रह जाए। जैसे चलें, ये दूसरा चला जाएगा टॉपिक में, उसको नहीं अभी छेड़ती, इंडिया पाकिस्तान वाला आज़ादी के वक्त का। तो इस वक्त जो है ये फोकस सिर्फ इस चीज पे होने की जरूरत है। इमरान खान तो उसके साथ जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान आगे कैसे बनेगा, या इमरान खान ने क्या कुछ किया है, या इमरान खान एक मजलूम है, उनके ऊपर ज्यादती हो रही है, ये सब बातें, और लीडर हैं और मासूम है, उनको बाहर आना चाहिए। मगर आपका पाकिस्तान भी तो हाथ से जा रहा है, पाकिस्तान मतलब तबाह बर्बाद भी तो हो रहा है, हाथ से नहीं भी जा रहा अभी, और खुदा जाने आगे क्या हो रहा है। तो उसके लिए तो सबको ये सोचकर इकट्ठे खड़े होना चाहिए कि इसका निज़ाम बदलना चाहिए, इसके अंदर आम इंसान के लिए, हर एक के लिए ज़राए भी होने चाहिए, और हर एक के साथ आसानियां होनी चाहिए। जब आपको ये निज़ाम पसंद नहीं है, छोड़ने के इनका मुकाबला इमरान खान से है, मगर ये आपको क्या दे रहे हैं, हर इंडिविजुअल को इससे क्या मिल रहा है? ये खुद नए नए जहाज खरीद रहे हैं, गाड़ियां, और अब पता नहीं कोई पीएमए में एक घुड़सवारी का भी एक नया वो शाख डाल रहे हैं कि उनको घुड़सवारी लाजिम होगी, पता नहीं इन्होंने इंडिया के साथ घोड़ों पे बैठ के जंग लड़ने का इरादा किया है। तो ये सब होता रहेगा। आपको अपने लिए कैसा मुल्क चाहिए, और कैसी उसका निज़ाम चाहिए, कैसे उसके ऊपर हुकूमत चाहिए, इसके लिए आपको निकलना होगा। तो ये अगर आप हटा के कि इमरान खान को रिहा होना है, वो एक अलहदा हिस्सा है, उसको भी प्रेशर जारी रहे, मगर ये एक हिस्सा जो आपका शऊर में होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आपको ईरान की मिसाल डेफिनेटली बहुत बड़ी मिसाल है, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे जिया जा सकता है, कैसे आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, कैसे आप अपने आप को हर एक किस्म की मुश्किल तरीन चैलेंज में अपने आप को अपने लिए सफिशिएंट कर सकते हैं, या बेहतर बना सकते हैं। कम से कम कोशिश तो फर्ज है इंसान पे। तो यहाँ कोशिश भी नहीं, सिर्फ रोने से तो काम नहीं चलेगा, या मायूस होने से। इसके ऊपर आप एक कमेंट कर दीजिए, फिर हम अपने प्रोग्राम जी। को एंड। रुज, आपने बड़े सही तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान में हर वो जी शऊर आदमी जो हालात को समझता है, उसको बस सिर्फ मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बैठा है या पाकिस्तान के अंदर, कि ये पैसिव बैठने का टाइम नहीं है। आप ये नहीं सोचें कि जी ऊपर से कोई मूवमेंट चलेगी बड़ी इंटरनेशनल किस्म की, या पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इनकलाब चलेगा, फिर मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। नहीं, आप जहां बैठे हुए हैं, आप अपने एक्शन को डिफाइन कर लो। कोई ना कोई एक्शन आप कर सकते हैं, किसी को बायकॉट कर सकते हैं, चार आदमियों से बात कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। एक आदमी, मैं समझता हूं जी कि अगर 10 लोगों को तैयार कर ले, तो उसने बड़े से बड़े लीडर का काम कर लिया। देखें, इमरान खान का जो असल रोल है हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो अदा कर चुका है। तो वो अदा कर चुका, उसे आके दोबारा वजीर आजम बन के पाकिस्तान को ठीक करने की जरूरत नहीं। देखिए, पाकिस्तान को ठीक करना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है, वो तो मुझे और आपको खुद ही ठीक होना पड़ेगा। जो हमें तो सिर्फ पाकिस्तान की डायरेक्शन को ठीक करना है, इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व नहीं करना। उस डायरेक्शन को ठीक करने के लिए हम में से हर आदमी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। इधर उधर देखना बंद कर दें। मैं लोगों को कहता हूं, इधर उधर देखना बिल्कुल बंद कर दें। अलबत्ता एक चीज की मैं रिकमेंडेशन करता हूं,
वो ये कि एक ऑनलाइन जलसा करें, हम्म। उसके मुख्तलिफ सेशंस हों, उसमें हर वो बंदा जो इस निजाम की बेहुदगी को समझता है, जो इस हम्म। जुल्म को समझता है, वो उसमें आए। आपस के इख्तलाफ अपनी जगह पर है। उसमें सारे जर्नलिस्ट आए जो हमारे बाहर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। उसमें हबीब अकरम भी आए, उसमें हारून रशीद भी आए, हम्म। उसमें मकबूल और या मकबूल जान भी आए, उसमें सिद्दीक जान भी आए, उसमें इमरान रियाज खान भी हो, राजा आदिल भी हो, उसमें मेहदी हैदर मेहदी भी हो, उसमें मोहित पीरजादा भी हो। जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो सारे उस ऑनलाइन सेशंस में आए। ये जलसा हो 2 से 3 दिन तक का। इसमें जर्नलिस्ट भी आए, इसमें जुडिशरी के लोग भी आए, इसमें अलीमा आपा भी आए, इसमें सुहेल अफरीदी भी आए, अचकजई भी आए। ये ऑनलाइन जलसा हो, इसमें हर आदमी बड़े क्लियर तरीके से बताए कि वो क्या कर सकता है, हमें एक्शन बताए कि वो क्या कर सकता है। वो ये ना बताए कि दूसरे क्या कर सकते हैं, वो ये बताए कि मैंने क्या करना है, आगे अपना जिम्मेदार बताए। हमें किसी तज्जियों की जरूरत नहीं रही अब। देखिए इस वक्त हम जिस मोड़ पर हैं, हमें किसी जर्नलिस्ट का बेहतरीन तज्जिया नहीं चाहिए। हमें किसी जर्नलिस्ट का ये बताना कि जी फौज के अंदर ये खराबियां हो रही हैं, फौज खराब है, हमारी बीमारियों की जड़ है, हमें ये नुस्खा नहीं चाहिए। हमें वो आदमी आके बताए कि मैं क्या कर सकता हूं एज एन इंडिविजुअल लेवल पर। ये 3 दिन का ऑनलाइन सेशन हो, ऑनलाइन इसमें लोग सुन सकते हो, बोलने वाले आके ये बताएं, ये मैं रेकमेंड करूंगा। इस वक्त इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। इट कैन ब्रिंग द चेंज। फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज थिंकिंग एंड डूइंग। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसको छोड़ दीजिए। हम्म। आके ऑनलाइन 3 दिन कंटिन्यूअस सेशंस हो रहे हो, और उन सेशंस में स्पेसिफाई हो कि ये सियासतदानों के लिए है, ये आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए तरफ से हम इंशाल्लाह चले जाएंगे इसमें। आप कनाडा की तरफ से सारे मुल्क इसमें रिप्रेजेंटेटिव हों, और ये इसको ऑनलाइन बनाने में अगर किसी चीज की हेल्प की दरकार हो, जो पाकिस्तान में पीटीआई का सोशल मीडिया है, ये दूसरे जर्नलिस्ट लोग हैं, वो मिलके इसको करें। इंशाल्लाह हम इसमें फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। और लेट्स गो फ्रॉम दिस ऑनवर्ड। दिस इज द वे, रोड टू हकीकी आजादी। यानी एक दफा फिर से जगाया जाए और एक दफा फिर से उसको समझा जाए कि क्या पोटेंशियल है किसके पास और क्या उसको वो चिप इन कर सकता है या कंट्रीब्यूट कर सकता है। और उससे हो सकता है कि बहुत से और जो मायूस लोग बैठे हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं, उनके दिमागों में भी कोई तहरीक हो और वो मोटिवेट होंगे डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी उसको जन्म देगा, यानी बड़े क्राउड को, क्राउड तो नहीं कहेंगे, मतलब बड़े तादाद में लोगों को जगाएगा और वो उसके अंदर शामिल होने की कोशिश करेंगे। और इस इसमें इसमें उरूज, मेरा ख्याल है कि इसमें जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस वक्त बात भी कर रहे हैं ना पाकिस्तान, जैसे मेहदी हसन है या जेफरी सैक है, ये लोग जो बात भी कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स पे, इनको भी लाया जाए। जी, जी। लाना तो चाहिए बिल्कुल, अगर ये आ जाएं, और इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा ख्याल है ये जो दो नाम आपने लिए हैं, ये बहुत ताकतवर नाम है। और समहाउ मुझे ऐसे लगता है ये इनके ऊपर आपको इतना ट्रस्ट है कि ये सिर्फ सच बोलते हैं। आज से नहीं, 10-15 साल से मैं इनको मतलब फॉलो करते हुए कि इन्होंने, इनकी बात हकाइक पे मबनी होती है, इनकी बात सच पे होती है। और कह लीजिए कि जो हक हक कह लीजिए, बस हक पे होती है। और आइंदा के लिए भी जो ये बताते हैं, ज़ाहिर है समझदार भी है, दुनिया पे नज़र भी है, तो बेहतरीन होती है। इस ये आएँ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ना भी आएँ तो फिर अगेन पाकिस्तानियों की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं जिन्होंने ये काम करना है, वो ज़रूर इसमें शामिल हों और अपनी-अपनी राय दें। और आपने जो 2-3 पॉइंट्स बोले हैं, मैं उनका इशारा दे दूँ। आपने कहा एक तो फ़ोकस करें, खौफ निकाल दें और ऑर्गेनाइज़ हों। और उसके बाद इनको ये जो बाहर भागने की बजाय ये अपने मुल्क को ओन करके उसको कैसे आपने उस चुंगल से निकालना है जो तमाम पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को डैमेज कर रहा है और या उनकी जिंदगियों का हक उनसे छीन रहा है। उसको कैसे आपने उस निज़ाम को तोड़ना है या चेंज करना है, और कैसे नया निज़ाम जो सबके लिए बेहतरीन हो। और इसके लिए मैं ये इसको ज़रूर शामिल कर दूँगी कि ईरान के ऊपर, अगर आप, ईरान आपका हमसाया है बिल्कुल बराबर में, और आप उनकी हालत देख लें, हम्बल हैं, जैसे भी हैं, उनकी अंदर की ताकत इतनी नुमायाँ है कि वो हर एक को चैलेंज देते हैं। और उनका आप पेशेंस देखें, उनका टॉलरेंस देखें, उनकी
कोई गुस्सा नहीं, अंदर जाने उनके कितना गम और गुस्सा होगा और कितनी उनकी जिद्दोजहद है। और अभी अगर हम उस तफसील में जाएँ, उसपे हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में डॉक्टर अनसर शाहिद से, कि उस उन डिटेल्स को हम समझेंगे। लेकिन एक मिसाल हमारे सामने है कि उनके लीडर्स सड़कों पे उनके दरमियान मौजूद हैं, उन्होंने खौफ निकाल दिया। उनकी आवाम सड़कों पे मौजूद है, उन्होंने खौफ निकाल दिया। व्हाई? उनके दिलों में सिर्फ एक बात है, एक तो ये कि वो अपनी जो तौकीर है, जो उनकी डिग्निटी है, उसके ऊपर किसी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नंबर 2, वो अपने कंट्री के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी लीडरशिप को भी इसके ऊपर कुर्बान किया और मतलब अभी भी कुर्बानियाँ मुसलसल दे रहे हैं। लेकिन वो इस पे सर नहीं झुकाते कि आप आएँ और हमें मारें। मेरे आका आप जो कहेंगे हम वो करने लगेंगे और हमारे नौजवान जाएँ भाड़ में। वहाँ पे एजुकेशन का रेट अ, पिछले 20 सालों में बदल कर जब बल्कि अगर आप 47 इयर्स पीछे जाएँ, जब शाह के दौर में 33% था। आज वहाँ पे 16 साल से 25 साल के लोगों में 99% है और जो उससे बड़े हैं वो 85% पे हैं। तो ये फ़र्क आया है, लेकिन कैसे आया है कि सबका फ़ोकस एक है कि हमने ईरान और ईरानियों को हिफ़ाज़त और एक डिग्निटी से जीने का बेहतरीन तरीके से मौका प्रोवाइड करना है या हमने उस तरह जीना है। उन्होंने खुद इस चीज़ को सिलेक्ट किया है। तो डॉक्टर नसर कोई फाइनल कमेंट देना तो आप दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने ज्यादातर चीजों का ले लिया है। चलिए। असल बात यह है जी कि अमल की जिंदगी में आए। हुँ, अमल की जिंदगी ही सबसे ज्यादा बेहतर है। एक्शन को डिफाइन करें। कोई बंदा तज्जिया ना करता फिरे। एक्शन को डिफाइन करे कि मैंने ये करना है। छोटा सा भी एक काम है उसको कम ना समझे। किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होने की जरूरत नहीं है। हम ओवर रेट करते हैं ये एजेंसियों वालों को और जर्नलों को और जजेस को। ये आम से लोग हैं। सिर्फ मफादात ने इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, उसकी वजह से ये जालिम बने हुए हैं। और कोई बात नहीं है। बस सिर्फ ये कि मफादात में इकट्ठा करना आसान होता है। हुँ, मफादात के बगैर ज़हीन लोग जो दुनिया में स्कैटर्ड है हमारे पाकिस्तानी, उनको इकट्ठा करना जरा एक मुश्किल काम होता है। और कोई बात नहीं है, वरना हमारे एक ज़हीन आदमी जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसके पास इतना जहन है कि वो आराम से इनको अनडू कर सकता है। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे नौजवान सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के नौजवान ही बैठ के तय कर लें तो ये लाहौर को आराम से जो है मुसखर कर सकते हैं। तो बस जी। यही बात है जी कि अमल की दुनिया में आइए। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसर और खौफ निकाल दें, अमल की दुनिया में आएँ और इंशाअल्लाह फ़तह होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नसर। आपके टाइम थैंक का यू। बहुत-बहुत शुक्रिया।